हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कवर करते हैं, साथ ही एक इम्पोर्टेंट सेक्शन को कवर करते हैं। आज भी हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सेक्शन लेकर आए हैं जो आपके प्रैक्टिस पर्पस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और कोर्ट में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए भी यह सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि एमसीक्यू है हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन सभी ऑप्शंस के अनुसार कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस सेक्शन के अनुसार सेक्शन 315 काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। हमें प्रैक्टिस पर्पस के लिए, एग्ज़ाम पर्पस के लिए इस सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए और इस सेक्शन को आज हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। पहले समझ लेते हैं, अगर आपने इस सेक्शन को पढ़ा है तो आपको अवश्य इसका जवाब जो है ज़रूर पता होगा। क्या कहता है ये क्वेश्चन? ये कहता है इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक्यूज जो है वो विटनेस नहीं हो सकता, कैन नॉट बी ए विटनेस, वो गवाह नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? एक्यूज को मजबूर किया जाएगा कि वो एविडेंस दे, साक्ष्य दे, बिना रिटर्न में एप्लीकेशन के। सबसे पहली बात तो ये है कि एक्यूज को मजबूरी नहीं किया जा सकता। दूसरी यहाँ पर बात ये भी गलत हो गई कि बिना एप्लीकेशन के रिटर्न में, क्योंकि जब हम सेक्शन को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ अलग ही लिखा है। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है कि कोई भी पर्सन जिसे बुलाया जा रहा है एज एन विटनेस, गवाह के लिए, ओनली ऑन हिज ओवन रिक्वेस्ट, यानी कि उसके खुद के आग्रह पर, रिक्वेस्ट पर, इन ए राइटिंग, और लिखित में। क्या ये ऑप्शन सही है? फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है कि फर्स्ट वाला ऑप्शन और सेकंड वाला ऑप्शन ये दोनों सही है। या तो ये होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन या फिर सेकंड वाला ऑप्शन होगा। तो अगर आपने इस सेक्शन को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका सही जवाब क्या है। मैं आपको बता देता हूँ, थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही जवाब है। अब हम समझते हैं सेक्शन 315 को डिटेल में, सीआरपीसी के। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बात करता है एक्यूज के बारे में, कि जब एक्यूज कुछ स्टेटमेंट देता है वो अपने लिए एज एन डिफेंस की तरह उसे इस्तेमाल करता है ताकि वो उस केस में बच सके। इसी सेक्शन पर 315 पर और भी क्वेश्चन निकल कर आते हैं। इसमें फर्स्ट और सेकंड टू जो है सब सेक्शन है, दोनों इम्पोर्टेंट हैं, दोनों पे क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। तो समझते हैं क्या कहता है ये सेक्शन। जैसा कि इसकी स्टेटमेंट ही हमें बता रही है, क्या कह रही है कि एक्यूज पर्सन टू बी एन कॉम्पिटिएंट विटनेस, यानी कि जो भी अभियुक्त है, जो भी अपराधी है, यहाँ पर जो भी एक्यूज बना है वो क्या है? एक सक्षम। कॉम्पिटिएंट का मतलब होता है सक्षम, विटनेस का मतलब गवाह, एक सक्षम गवाह होगा। क्यों होगा? ये इसके सबसेक्शन बताते हैं। सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि जब क्रिमिनल कोर्ट में ट्रायल चल रहा है किसी भी ऑफेंस के लिए एक्यूज्ड पर, तो ऐसे में वो एक सक्षम गवाह बन सकता है और अपने डिफेंस के लिए सक्षम गवाह बन के कुछ स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकता है, जिससे वो उस केस को एक तरीके से अपने फेवर में कर सके या उस केस से किसी तरीके से बच सके, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट वो एक गवाह बनकर यहाँ पर दे रहा है। साथ ही यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक और एमसीक्यू आपका बन जाता है। क्या 315 के अंदर दी गई स्टेटमेंट में जो ओथ है वो नेसेसरी होती है या नहीं होती? तो यहाँ पर जो है ओथ नेसेसरी होती है, क्योंकि एक्यूज्ड खुद आकर यह कह रहा है कि मैं यहाँ पर डिफेंस में अपनी गवाही देना चाहता हूँ, गवाह बनकर कुछ पॉइंट को कोर्ट के समक्ष रखना चाहता हूँ जो कि
मेरे फेवर में होंगे, जो भी आरोप लगाए गए हैं वो गलत लगाए गए हैं, इसलिए यहाँ पर ओथ जो है कंपलसरी हो जाती है। अगर हम इसको 313 से कंपेयर करें, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिटेल में समझने के लिए 313 को उस वीडियो को देख लीजिए। वहां पर क्या कहा है कि कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट चाहे तो ओथ ले सकती है, कोर्ट चाहे तो ओथ यहाँ पर नहीं लेगी, यानी कि यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है लेकिन 315 में मैंडेटरी है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि डिसअप्रूव ऑफ द चार्ज अगेंस्ट हिम, यानी कि जो भी उसके अगेंस्ट जो भी अपराध किया है, जो भी स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट दी गई है, उसको डिसअप्रूव करने के लिए वो ऐसी स्टेटमेंट देता है डिफेंस के रूप में। साथ ही एनी पर्सन चार्ज टुगेदर विद हिम एट द सेम ट्रायल, यानी कि उसके साथ साथ और भी जो एक्यूज्ड हैं उनके फेवर में भी ये डिफेंस की स्टेटमेंट, यानी कि गवाह बन के अगर स्टेटमेंट दे रहा है तो उनके फेवर में भी वो इस्तेमाल की जाएगी, उनके लिए भी वो हेल्पफुल होगी। अब बात करते हैं इसके प्रोवाइजियो के बारे में, क्या कहता है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है बना था, क्या कहता है ये प्रोवाइजियो, ये यही कहता है कि अगर किसी भी एक्यूज को गवाह बनना है तो उसको रिटर्न में रिक्वेस्ट करनी होगी। रिटर्न में रिक्वेस्ट कब करेगा, जब वो कोई एप्लीकेशन फाइल करेगा कोर्ट में। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या कहा गया है कि रिटर्न में वो क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा, तभी इस तरीके की डिफेंस वो दे सकता है एज एन विटनेस बन के, गवाह बनकर। दूसरा इसका पॉइंट क्या कहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है कि क्या अक्यूज्ड अगर 315 के अंदर जो ये विटनेस बन के स्टेटमेंट दे रहा है और ऐसे में वो फेल हो जाता है एविडेंस देने के लिए, यानी कि उसने एप्लीकेशन तो लगा दी कि मैं गवाह बनूंगा और गवाही दूंगा, लेकिन यहाँ पर वो गवाही नहीं देता है किसी भी कारण से, तो ऐसे में ये जो गवाही उसने नहीं दी ये किसी भी तरीके से सब्जेक्ट नहीं बनेगा किस चीज़ का, कमेंट करने का, कि कोई और पार्टी जो है अपोजिट पार्टी है या कोर्ट है उससे ये नहीं कहेगी कि तुमने जो है यहाँ पर कहा था कि मैं डिफेंस में ये पॉइंट दूंगा जिससे कि मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर ये स्टेटमेंट, डिफेंस की स्टेटमेंट नहीं देते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे क्या समझा जाए, अपराधी समझा जाए, उसे कन्विक्ट किया जाए। किसी भी तरीके से प्रेजम्पशन, कल्पना नहीं की जाएगी कि हाँ भाई मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पर दोषी हूँ। तो इसके लिए आपको प्रूफ करना होगा। सेम यहाँ पर ये जो है दूसरे को एक्यूज के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो मेन क्या क्या पॉइंट है, मेन पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट तो यही बनता है कि वो डिफेंस जो एक्यूज पर्सन है वो अपने खुद के केस में, यानी कि जिस पर आरोप लगाया गया है, एक्यूज खुद अपने लिए एज एन विटनेस साक्ष्य बन सकता है। दूसरी चीज़ क्या है, ओथ यहाँ पर कंपलसरी हो जाती है, मे बी गिवन ऑन ओथ, ओथ पर भी ऐसा यहाँ पर किया जा सकता है, ऐसी स्टेटमेंट हो सकती है, में शब्द का यूज़ किया है यानी कि हो सकती है। तीसरी चीज़ क्या है, रिटर्न में एप्लीकेशन देगा। चौथी चीज़ क्या है, अगर वो ऐसे एविडेंस नहीं देता है तो उसके अगेंस्ट उसे किसी भी तरीके से प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा कि वो इस केस का अपराधी ही है, या उस पर कमेंट नहीं किया जाएगा, ना कोर्ट के द्वारा ना अपोजिट पार्टी के द्वारा। अब बात करते हैं इसके सबसेक्शन 2 के बारे में। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है इसको समझते हैं। इसमें कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं, इस सेक्शंस के अनुसार सेक्शन 98, 107, 108, 109, 1010, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 के पार्ट बी, सी और डी, इन सभी में अगर वो इस तरीके की गवाही देता है एज एन विटनेस बनकर, गवाह बनकर, तो वहाँ पर भी क्या माना जाएगा कि वो एज एन विटनेस बन सकता है, ऐसी प्रोसीडिंग के अनुसार भी। तो ये जो सेक्शन है इनको भी आप एक बार नज़र डाल लीजिएगा, अपने बेयर एक्ट में देख लीजिएगा
कि ये सेक्शन किस किस चीज़ के बारे में बात कर रही है। ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव जो वर्क होता है उसके बारे में बात कर रही है। अब यहाँ पर एक प्रोवाइजियो दिया गया है। प्रोवाइजियो क्या कहता है, वही बी वाली स्टेटमेंट की बात करता है कि अगर आपकी प्रोसीडिंग चल रही है इन सभी सेक्शन के अंदर, सेक्शन नंबर 108, 109, 1010, और आप स्टेटमेंट नहीं देते हैं, आप यहाँ पर गवाह बन के गवाही नहीं देते हैं, अपने डिफेंस में कोई भी पॉइंट नहीं रखते हैं, तो यहाँ पर दूसरी जो पार्टी है या कोई भी पार्टी उस पर किसी भी तरीके से कमेंट नहीं करेगी, कमेंट का वो विषय नहीं बनेगा, कोर्ट के लिए भी वो विषय नहीं बनेगा। यह प्रिजम्पशन नहीं की जाएगी कि आप अपराधी हो, आपने स्टेटमेंट नहीं दी है। साथ ही से को एक्यूज के लिए भी यहाँ पर, यानी कि जो अदर कनेक्टेड है उनके लिए भी यहाँ पर ये स्टेटमेंट इस्तेमाल की जा सकती है। अब बात करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट और नेक्स्ट जो है ऑप्शन के बारे में, क्या कह रहा है ये, इसको समझते हैं। सेकंड एमसीक्यू क्या कह रहा है, सेकंड एमसीक्यू कह रहा है 164 के बारे में कि 164 के अंदर दी गई स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट दी जाती है 164 के बारे में, 164 को हम डिटेल में भी समझ चुके हैं। अगर आपको इसको डिटेल में डिस्कस करना है, समझना है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि कोई भी किसी भी पर्सन की स्टेटमेंट प्रोड्यूस की जाएगी, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, कैन बी रिकॉर्डेड, यानी कि जो पुलिस जो है जिस भी व्यक्ति को प्रोड्यूस करेगा उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए उसी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी, इसके अलावा किसी और की नहीं। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो प्रोड्यूस कर रही है किसी पर्सन को कि जी इसकी स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड कर लो। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि स्टेटमेंट जो है वॉलंटरली होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि अगर कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है, 164 में कन्फेशन की बात की गई है, स्टेटमेंट की बात की गई है, तो ऐसे कन्फेशन और स्टेटमेंट जो है वॉलंटरी बनाए जाते हैं, ना कि इनवॉलंटरली। तो ये ऑप्शन तो सही है ही नहीं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि पुलिस ऑफिसर इज ए ऑथोराइज टू बी रिकॉर्ड द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164, यहाँ आप लिख लीजिए। क्या कह रहा है कि 164 के बयान जो है पुलिस ऑफिसर ऑथोराइज है रिकॉर्ड करने के लिए, जी नहीं, यहाँ पर मजिस्ट्रेट के समक्ष होंगे, क्योंकि इसका यहाँ ये वाला को ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर है उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रोड्यूस किया जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था, उन्होंने यह कहा था कि सर प्लीज़ आप जो है सीआरपीसी के केस लॉस को भी कवर करवाइएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो अब से मैं आने वाली वीडियोस में जो है केस लॉ को कवर करवाने की कोशिश करूँगा। कुछ क्वेश्चन में केस लॉ डालूँगा और कुछ वीडियो में मैं केस लॉ को भी डिटेल में समझाऊँगा सीआरपीसी से रिलेटेड। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेटेड दैट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 20 सबसेक्शन क्लोज 3, 20 क्लोज 3, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है कि नो पर्सन accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself, यानी कि किसी को भी मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो अपने ऑफेंस में एज एन विटनेस बने, गवाह बने। यह बात किस केस में कही गई थी या कौन सा केस इस चीज़ से रिलेटेड है इन सभी ऑप्शंस के अनुसार। तो फर्स्ट वाला जो हमारा केस है वो रिलेटेड है इस चीज़ से, भूपेंद्र नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो गाइज आज मैं इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ। वैसे भी आज हम लेट हो गए हैं, टेक्निकल फॉल्ट के कारण मैं वीडियो थोड़ी लेट अपलोड कर रहा हूँ। तो गाइज फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाई जी के साथ।